ओके स्टूडेंट्स, सो इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि होमोजेनाइजेशन ऑफ क्लासेस क्या होती है और इसकी क्या एडवांटेजेस हैं होमोजेनाइज करने की। ठीक है, तो उससे पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लेते हैं। और जो पहला हमारा कॉन्सेप्ट रिवीजन का है वो है दैट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप। तो ये जो सेल्फ एसोसिएशन है, ये जो हमने पहले पढ़ा था, इसको रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप भी कहते हैं। तो क्लास का अपने ही साथ रिलेशनशिप होता है। ठीक है, तो सेल्फ एसोसिएशन भी इसको कह सकते हैं और दैट इज आल्सो नोन एज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल एयरलाइन का स्टाफ है, तो वो एविएशन इंजीनियर भी हो सकता है, वो पायलट भी हो सकता है, वो कैबिन क्रू वगैरह या मेंटेनेंस क्रू भी हो सकता है। ठीक है, दैट इज नोन एज सेल्फ एसोसिएशन। Another concept revision is the concept of association classes. तो दो क्लासेस के दरमियान जो ये एसोसिएशन होता है, जैसे प्रोडक्ट और वारंटी का एसोसिएशन है। ठीक है, तो अब ये एसोसिएशन का भी मैं एक लिंक क्लास बना सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने प्रोडक्ट और वारंटी की जो एसोसिएशन है उसकी एक लिंक्ड क्लास बना दी, दैट इज नोन एज रजिस्ट्रेशन। अब इसके अंदर मॉडल नंबर, सीरियल नंबर और वारंटी कोड तीनों चीजें आ गई। तो वारंटी कोड बेसिकली वारंटी से आ रहा है और मॉडल नंबर, सीरियल नंबर जो है वो प्रोडक्ट से आ रहे हैं मेरे पास। ठीक है, तो जैसे कि आप डेटाबेस में एक लिंक्ड टेबल बनाते हैं, इसी तरह से एक लिंक्ड एसोसिएशन भी आप क्रिएट कर सकते हैं दो क्लासेस का। ठीक है, तो ये अभी कॉन्सेप्ट रिवीजन इसलिए करवाया क्योंकि होमोजेनाइजेशन के सिलसिले में आपको इन कॉन्सेप्ट्स की नीड होगी। स्टार्ट करते हैं होमोजेनाइजेशन ऑफ द सिस्टम। तो बेसिकली होता ये है कि कोई भी पैरेलल डिज़ाइन प्रोसेस है, उसके अंदर क्योंकि डिफरेंट टीम्स काम कर रही होती हैं, तो डिफरेंट स्टिमुलाई जो हैं वो जनरेट हो जाते हैं एक ही पर्पस के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल अगर कोई टीम काम कर रही है, टीम ए, तो उसने भी एक क्लास जिसका काम फॉर एग्जांपल शिपमेंट है, तो वो उसने आइडेंटिफाई कर ली है। और एक और क्लास है, एक और टीम है, टीम बी, तो वो भी क्योंकि एक पैरेलल डिज़ाइन प्रोसेस चल रहा है, तो उसने भी वो शिपमेंट की क्लास जो है वो आइडेंटिफाई की है, बट विद डिफरेंट स्टिमुलाई, यानी उसका नाम उसने कोई और आइडेंटिफाई किया है। फॉर एग्जांपल उसने जो है वो शिपमेंट की जगह उसका नाम फॉर एग्जांपल शिपिंग आइटम्स रख दिया है या शिपिंग आइटम की क्लास रख दी है। दूसरे ने उसको जो है वो ऑर्डर्ड आइटम्स या डिस्पैच के नाम से उसको कॉल कर दिया है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल डिस्पैच्ड आइटम या शिप्ड आइटम तो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि इन्होंने आइडेंटिफाई कर दिए। तो पैरेलल डिज़ाइन प्रोसेस में ऐसा होता है कि आप बहुत सारी एंटिटीज़ को जो कि एक ही काम होता है उनका, आप डिफरेंट नामों से उसको पुकार रहे होते हो। ठीक है, लेकिन होमोजेनाइजेशन की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि आप क्योंकि एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर बनने जा रहा है, तो आप उसको वक्तन फ़वक्तन उसको होमोजेनाइजेशन के प्रोसेस से गुजारें। होमोजेनाइजेशन का मतलब ये होता है कि आप डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर को कंसिस्टेंट करते हैं, सिमिलर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो होमोजेनाइजेशन क्यों रिक्वायर्ड होती है ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि डिफरेंट टीम्स जो हैं वो एक क्लास को डिफरेंट नामों से कॉल कर रही होती हैं, तो ये कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है आगे चल के। तो और या ये हो सकता है कि रिडंडेंट क्लासेस जो हैं वो क्रिएट हो जाएं, तो इसलिए आपको होमोजेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। और होमोजेनाइजेशन जो है वो ऑन गोइंग प्रोसेस है। ठीक है, इसको एक टाइम पीरियड के बाद आपको रिपीट करना पड़ता है, बार बार रिपीट करना पड़ेगा, क्योंकि एंटरप्राइज लेवल का सॉफ्टवेयर बन रहा है, तो आप इस प्रोसेस को बार बार आइटरेटिवली रिपीट करते हैं। ठीक है, तो दैट इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। अच्छा, जो एलिमेंट्स हैं होमोजेनाइजेशन के, उसमें आप देखेंगे कि क्लासेस को कंबाइन करने को भी होमोजेनाइजेशन कहते हैं, स्प्लिटिंग क्लासेस, एलिमिनेटिंग क्लासेस। ठीक है, तो सिर्फ ये नहीं होता कि आप डिफरेंट क्लासेस को मर्ज करके एक क्लास में कंबाइन करने को आप होमोजेनाइजेशन कर रहे हैं, स्प्लिट भी आपको करना पड़ता है।
कुछ क्लासेस जो कि ज़रूरत नहीं रहती उनकी, तो आप उनको एलिमिनेट भी कर सकते हैं, और एलिमिनेट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल उसका कोई काम नहीं रह गया, वो एज ए फॉरवर्डर काम कर रही है, ठीक है, तो आपको उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। सेम तो ये 3 प्रोसेस हो गए आपके। इसके बाद फिर आप जो है होमोजेनाइजेशन के अंदर ही एक स्टेप होता है कि आप सिनेरियो वॉक थ्रू करके उसको रिव्यू करते हैं। सिनेरियोज को, जो हाई रिस्क सिनेरियो होते हैं आपके, उनको आप वॉक थ्रू कर रहे होते हैं, और फिर आप इवेंट ट्रेसिंग भी कर रहे हैं। तो जो मैसेज पासिंग हो रही होती है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, तो उनकी आप इवेंट ट्रेसिंग कर रहे होते हैं, उनको डबल चेक कर रहे होते हैं कि वो सब कुछ सही है वहाँ पे, और एंड एट द एंड आप डॉक्यूमेंटेशन का स्टैंडर्ड्स के ऊपर रिव्यू भी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये जो स्टेप्स हैं, ये आगे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। कंबाइनिंग क्लासेस, जैसे कि इसके नाम से जाहिर है कि जो फंक्शन है क्लासेस का वो एक ही है, तो आप क्योंकि फंक्शनैलिटी एक है, तो आप क्लासेस को कंबाइन करेंगे। हो सकता है कि कुछ एट्रीब्यूट्स किसी क्लास में ज़्यादा, किसी में कम हो, तो आप उनको मर्ज कर देंगे, ठीक है। तो आप इस तरह से क्लासेस को कंबाइन करेंगे। अगर 2 क्लासेस एक ही काम कर रही हैं, तो आप उनको कंबाइन करेंगे ताकि वो मर्ज होके उसका एक सिंगल नाम आप बना दें, और उसका जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो कस्टमर की लैंग्वेज से करीब तरीन जो है वो लैंग्वेज होगी उसकी, ठीक है, तो ताकि कस्टमर भी उसको अंडरस्टैंड कर सके। स्प्लिटिंग क्लासेस में ये होगा कि आप फॉर एग्जांपल एक क्लास है, उसकी 2 या 2 से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि एक क्लास की एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, तो लिहाजा हम उस क्लास को मल्टीपल क्लासेस के अंदर स्प्लिट कर देंगे, ठीक है। तो ये गोल्डन रूल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम का, कि आप सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल को फॉलो करें। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल कोट की हुई है कि स्टूडेंट इंफॉर्मेशन की क्लास है, इसके अंदर स्टूडेंट एज ए एक्टर उसकी इंफॉर्मेशन भी है, और जो कोर्सेज वो ले रहा है या जो कोर्सेज जो हैं वो उसकी ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर जाएंगे, उसकी इंफॉर्मेशन भी स्टूडेंट इंफॉर्मेशन के अंदर मौजूद है। तो आप ऐसी क्लास को आप देखेंगे कि आपको स्प्लिट कर देंगे आप, क्योंकि स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन एक्चुअली उसकी ट्रांसक्रिप्ट की इंफॉर्मेशन से अलग होनी चाहिए। तो आप 2 क्लासेस को यहाँ पे डिराइव करेंगे या स्प्लिट करेंगे, एक क्लास को 2 क्लासेस के अंदर, एक तो स्टूडेंट इंफॉर्मेशन हो जाएगी और उसकी दूसरी उसकी ट्रांसक्रिप्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी इनकी, ठीक है। तो इसी तरह एलिमिनेट भी आप करेंगे कि अगर कोई क्लास का अब काम नहीं रह गया है, पहले हो सकता है उसका काम हो, और क्योंकि आप द प्रोसेस आपका चल रहा है और आप चीज़ों को लर्न कर रहे हैं, तो आप क्लासेस को क्रिएट भी करते हैं, उसको डिलीट भी करते हैं। तो बेसिकली जो क्लासेस का काम नहीं रह जाता, तो उसमें से आप फंक्शनैलिटी निकाल चुके होते हैं सारी, और कहीं और जाके मूव कर दी होती है आपने वो फंक्शनैलिटी, और वो क्लास एज ए फॉरवर्डर रह जाती है खाली। तो ऐसी क्लासेस को आप जो हैं वो एलिमिनेट कर देंगे अपने सिस्टम से, ठीक है। उसके अंदर जो थोड़े बहुत जो एट्रीब्यूट्स या फंक्शनैलिटी होगी, उसको भी आप मूव करेंगे किसी अप्रोप्रिएट क्लास के अंदर, और उसके बाद फिर उसको आप एलिमिनेट करेंगे, उसकी ज़रूरत नहीं रह जाती है उसकी, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल ये है कि कंट्रोल क्लास है जो कि पास थ्रू फॉरवर्डर के तौर पे काम कर रही है। उसको एक कंट्रोल मैसेज दिया जाता है, और वो बेसिकली वो मैसेज किसी और क्लास को आगे फॉरवर्ड करती है अपना काम करवाने के लिए, ठीक है। तो ऐसी क्लास को जो कि सिर्फ फॉरवर्डर का काम कर रही है और एक्चुअली उसके अंदर कोई फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, तो आप उसको जस्ट एलिमिनेट कर देंगे। एंड देन कंसिस्टेंसी चेकिंग आप करते रहते हैं थोड़े थोड़े वक्त के ऊपर। तो आप बेसिकली करते ही हैं कि डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स हैं आपके, उसके अंदर आप कंसिस्टेंसी चेकिंग करते हैं, और आप देखते हैं कि डिफरेंट व्यूज़ क्योंकि आप काम कर रहे होते हैं, तो क्योंकि स्टैटिक व्यू भी होता है आपका सिस्टम का, डायनामिक व्यू भी होता है, और इंटरेक्शन व्यूज़ भी होते हैं, डिफरेंट किस्म के व्यूज़ होते हैं जो कि पैरेलल के अंदर पैरेलल डिज़ाइन प्रोसेस के अंदर डेवलप हो रहे होते हैं। तो ये सारे व्यूज़ के ऊपर एक साथ ही काम हो रहा होता है, तो आपको ज़रूरत है कंसिस्टेंसी चेकिंग की, कि हर व्यू के अंदर कंसिस्टेंसी के साथ उन्हीं
एंटिटीज के ऊपर, उन्हीं ऑब्जेक्ट्स के ऊपर काम हो रहा है या नहीं हो रहा। तीनों व्यूज के अंदर आपके पास स्टैटिक, डायनेमिक और इंटरेक्शन व्यूज के अंदर आपके पास बेसिकली सेम अजम्पशंस होनी चाहिए, सेम टर्मिनोलॉजी यूज होनी चाहिए। तो इसकी आपने कंसिस्टेंसी चेकिंग करनी है कि आपके पास अजम्पशंस भी सेम हो, आपके पास डिसीजन भी सेम हो, आपके पास टर्मिनोलॉजी जो यूज हो रही है वो दैट इज सेम। तो कंसिस्टेंसी चेकिंग के लिए आप एक टीम बनाते हैं जो कि रादर स्मॉल टीम होती है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई इंटरप्राइज लेवल का सॉफ्टवेयर बन रहा है तो उसके ऊपर ऑब्वियसली हो सकता है 30 से 40 डेवलपर्स काम कर रहे हो, तो आप उसकी टीम के अंदर 5 से 6 बंदों की एक टीम बनाएंगे जिसके अंदर एक एनालिस्ट होगा, डिजाइनर होगा, कस्टमर या कस्टमर का रिप्रेजेंटेटिव होगा और डोमेन एक्सपर्ट होगा, जो कि ये कंसिस्टेंसी चेकिंग के क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे। अच्छा, सिनेरियो वॉक थ्रू के अंदर आप हाई रिस्क सिनेरियोज को दोबारा से एड्रेस करते हैं, वॉक थ्रू करते हैं, रिवाइज करते हैं और उनको दोबारा से रीचेक करते हैं कि हर चीज़ सही है या नहीं। फॉर एग्जांपल आप जो है अपनी सीक्वेंस और कोलैबोरेशंस को जो कि सिनेरियो, हाई रिस्क सिनेरियो से रिलेटेड हैं, उनको आप चेक करेंगे। फिर आप बेसिकली जो चीज़ चेक करेंगे वो रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप्स चेक करेंगे, जो कि मैंने आपको अभी शुरू में रिवाइज करवाया कॉन्सेप्ट, या सेल्फ एसोसिएशंस। वो आप चेक करेंगे कि गलतियां ज़्यादातर वहीं पे होती हैं। तो मोस्ट लाइकली जो हैं वो चीज़ें मिस होती हैं ड्यूरिंग एनालिसिस इस पोर्शन के अंदर। तो रिफ्लेक्टिव रिलेशनशिप जो है वो अ, उस वक्त ज़रूरत पड़ती है उसकी जब आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को सेम एक ही क्लास के साथ इंटरेक्ट करवा रहे होते हैं, ठीक है। तो सेल्फ एसोसिएशन जहाँ पे हो रहा होता है। और फाइनली आप जो हैं वो वेरीफाई दैट ईच ऑब्जेक्ट इन सीक्वेंस या कोलैबोरेशन डायग्राम जो है वो एक ही क्लास को बिलोंग करता हो। ये आपने सिनेरियो वॉक थ्रू के अंदर वेरीफाई करना है, ठीक है। तो ये स्टेप्स हैं होमोजेनाइजेशन के। एंड उसके बाद फिर इवेंट ट्रेसिंग है। इवेंट ट्रेसिंग आपकी सीक्वेंस या कोलैबोरेशन डायग्राम्स हैं, उसके अंदर जो सेंड मैसेज होगा, रिसीव मैसेज होगा, उसको आप वेरीफाई करेंगे। उसको देखेंगे कि सेंड मैसेज का कोई कोई ना कोई अप्रोप्रिएट हैंडलर होना चाहिए, वो कोई ऑपरेशन होना चाहिए रिस्पॉन्सिबल जो कि सेंड ऑपरेशन कर रहा हो, और दूसरी क्लास को जो रिसीव कर रही है ऑपरेशन, तो उसके अंदर भी कोई ऑपरेशन रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए मैसेज को रिसीव करने का और उसको चेक करने का, ठीक है, वैलिडेट करने का। तो दोनों एंड पे ये वैलिडेशंस लगेंगी इवेंट ट्रेसिंग के अंदर। और और आप ये वेरीफाई करेंगे इवेंट ट्रेसिंग के अंदर कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट को मैसेज सेंड भी कर रहा है या रिसीव भी कर रहा है किसी ऑब्जेक्ट से, तो वो दोनों के दरमियान कोई ना कोई वैलिड एसोसिएशन भी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी आप इवेंट ट्रेसिंग के अंदर वेरीफाई करते हैं, ठीक है। और इसी तरह से स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम के अंदर भी आप ईच मैसेज को वेरीफाई कर रहे होते हैं ड्यूरिंग द इवेंट ट्रेसिंग। अब होमोजेनाइजेशन के अंदर जो लास्ट स्टेप है वो आपका है डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू। तो आप बेसिकली रिव्यू करेंगे कि सारी की सारी डॉक्यूमेंटेशन स्टैंडर्ड्स पे बनी हुई है, और उसको आप चेक करेंगे कि जो आपका प्रोसेस कहता है वो एक्चुअली हो रहा है या नहीं हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर कोई डिप्लॉयमेंट हुई है या रिलीज निकली है तो उसके रिलीज नोट्स बने हैं या नहीं बने हैं। इन केस अगर आप रिलीज नोट्स बनाने की प्रैक्टिस है तो आप उसको वेरीफाई करेंगे कि हर चीज़ स्टैंडर्ड्स पे बनी हुई है या नहीं बनी हुई है, और रेगुलरली अपडेट हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। और आप ये भी चेक करेंगे कि जो डॉक्यूमेंट के स्टैंडर्ड्स आपने स्टैब्लिश किए थे वो फॉलो भी हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो ये प्रोसेस इंजीनियरिंग का काम है, या प्रोसेस इंजीनियर्स इसको कर रहे होते हैं, या प्रोसेस मैनेजर इस काम को कर रहा होता है, ठीक है। तो ये होमोजेनाइजेशन का प्रोसेस था। आई होप यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस नाउ।